हेलो स्टूडेंट्स। तो इक्विलिब्रियम यूनिट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है हमारे पास ली चैटलियर प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब चलिए देख लेते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है। सबसे पहले तो मैं आपको ऊपर से बात बता देता हूं कि इसने बोला क्या था। मान लिया मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन है, मान लिया मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी है और ये क्या बना रही है, ये C प्लस डी प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दोनों ये मेरे पास रिएक्टेंट है और ये मेरे पास दोनों क्या है, ये मेरे पास क्या है भाई, प्रोडक्ट है। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आया कि इस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, यानी कि जो रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर थी वही रेट बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो गई, यानी कि जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर क्या अटेन हो गया, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। ठीक है, अब ली चैटलियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि अगर हम किसी भी इक्विलिब्रियम अटेन हुई रिएक्शन के अंदर कुछ भी अगर उसकी कंडीशन को चेंज करें, यानी कि उस रिएक्शन के साथ छेड़छाड़ करें, जैसे किस टाइप की, जैसे उस रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करें या फिर उस रिएक्शन के अंदर किसी भी साइड, प्रोडक्ट की साइड या फिर रिएक्टेंट की साइड उसका प्रेशर चेंज करें या फिर कंसंट्रेशन चेंज करें, तो उस इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा भाई, डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर डिस्टर्ब नहीं होगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, यही बात किसने बताई थी, ली चैटलियर ने बताई थी और यही हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ने 4 इफेक्ट्स बताए थे। अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम है और उसको टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और एक और चीज ऐड कर दी गई है जिसका नाम है हमारे पास इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके डील करते हैं। आपको पता चल गया होगा कि हम किस पे बात करने वाले हैं, कि ली चैटलियर जो हमारे पास साइंटिस्ट थे उसने कहां पर बात की थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इफ वी इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट देन रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इफ वी इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट देन रिएक्शन गोज बैकवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक रिएक्टेंट है, यानी ऐसे एक रिएक्टेंट को R से नोटेट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरे पास ये रिएक्टेंट है और ये क्या बना रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है और जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि जो हमारे पास ये रिएक्शन है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है। ठीक है, यानी कि जो रेट है फॉरवर्ड की वो बैकवर्ड की रेट के बराबर हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो अगर हम रिएक्टेंट की साइड क्या करें, कंसंट्रेशन को क्या करें, इंक्रीजिंग या डिक्रीज करें, यानी कंसंट्रेशन को चेंज करें। अगर मैं क्या करूं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दूंगा, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दूंगा तो क्या होगा, जो ये रिएक्शन है वो इस चेंज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर चल पड़ेगी ये रिएक्शन, और बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर बंद हो जाएगी, क्योंकि इधर तो पहले ही कंसंट्रेशन ज्यादा हो चुकी है रिएक्टेंट की, है ना। अगर ऐसा कर दिया जाए, कैसा कर दिया जाए कि प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा दी जाए, तो क्या होगा, तो ये रिएक्शन इसके अंदर चल पड़ेगी, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर चल पड़ेगी। ठीक है, यानी जो इक्विलिब्रियम है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बीकर है भाई, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बीकर है और इसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास ये क्या है, एक रिएक्टेंट है और ये धीरे धीरे किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, ये एक
धीरे धीरे किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब मेरे पास क्या है, इस बीकर के अंदर रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट भी है। मैंने बाहर से क्या किया, और भी ज्यादा रिएक्टेंट क्या किया, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर और भी ज्यादा जो रिएक्टेंट है वो लिया और इसके अंदर ऐसे डाल दिया, इधर से ऐसे। तो क्या होगा, इस बीकर के अंदर आर यानी रिएक्टेंट बढ़ जाएगा, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा हमारी रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। वो यानी जिस स्पीड से रिएक्टेंट और जिस स्पीड से जो प्रोडक्ट है आपस में बन रहे थे, तो रिएक्शन क्या नहीं है, इस डायरेक्शन के अंदर ना जा करके इस डायरेक्शन में बंद हो जाएगी, सिर्फ इस डायरेक्शन में जाने लगेगी। ठीक है, इसका ये मतलब था, कंसंट्रेशन चेंज करने का ये मतलब था। बोलो भाई, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आ गया तो। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा देख लेते हैं। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजिंग द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक। ठीक है, देखो भाई इसके अंदर क्या बोल रखा है। मान लिया मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन है, एक एग्जांपल से कर लेते हैं, ए है, ठीक है, और ये क्या बना रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है बी, और साथ में क्या निकाल रहा है, एनर्जी। मान लिया ये एनर्जी निकल रही है, और हमें पता है ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी बाहर निकलती है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जो ये रिएक्शन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर एक्सोथर्मिक होगी, है ना, और बैकवर्ड के अंदर ये एंडोथर्मिक होगी। अब ध्यान से समझना है बिल्कुल। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस रिएक्शन का अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, इस रिएक्शन का, यानी ये रिएक्शन कहां पर हो रही है, ये रिएक्शन एक बीकर के अंदर हो रही है ना, एक बीकर के अंदर हो रही है ये रिएक्शन ऐसी। ठीक है, जो हमारे पास ए है ये बी में कन्वर्ट हो रहा है और जो बी है ए में, और साथ में इस बीकर से क्या निकल रही है, एनर्जी भी निकल रही है बाहर, है ना। अब मैं कर दिया, मैंने इस बीकर नीचे से क्या कर दिया, हीट कर दिया, नीचे से हीट, यानी इस बीकर का यानी इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो क्या होगा, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और जो रेट ऑफ बैकवर्ड ये बराबर थी ना, ये बराबर नहीं रह करके क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगी जिस डायरेक्शन में ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। यानी कि ये रिएक्शन किसकी डायरेक्शन में चल पड़ेंगी, ये बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर चल पड़ेंगी, यानी एक ही तरफ चल पड़ेंगी। ठीक है, अगर बाई चांस ऐसा हो जाए, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, यानी कि अगर हमने इस रिएक्शन को फ्रीज कर दिया, यानी कि अगर मैंने क्या किया, यहां पर आइस बात लगा दिया ऐसे। ठीक है, अब क्या किया, इसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा ये जो रिएक्शन है ये किसकी तरफ चल पड़ेगी, अपने एक इक्विलिब्रियम को न्यूट्रल करने के लिए ये इस डायरेक्शन में चल पड़ेंगे जिस डायरेक्शन में ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। यानी अगर हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज किया तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक की तरफ चल पड़ेगी, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये रिएक्शन चल पड़ेगी एंडोथर्मिक की। कहने का मतलब ये अपने आप को ये रिएक्शन न्यूट्रलाइज करना चाहेगी, ये दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहेगी। ठीक है, आया समझ में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि रिएक्शन के इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा देख लेते हैं। इफ वी इंक्रीजिंग द प्रेशर इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, देन रिएक्शन विल प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। यानी कि अगर हमने क्या किया, रिएक्शन का जो प्रेशर है वो इंक्रीज किया, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन के अंदर फ्लो होगी, इस रिएक्शन के अंदर चल पड़ेगी जिस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। मान लिया हम एक हैबर प्रोसेस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास है N2 3S2 और यहां पर है NH3, यानी कि ये है अमोनिया। इस रिएक्शन का नाम है हमारे पास हैबर प्रोसेस।
और हैबर प्रोसेस किसके लिए यूज होती है बताओ? हैबर प्रोसेस यूज होती है किसकी फॉर्मेशन के लिए? अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए। देखो NH3 ये अमोनिया ना, इसकी फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम मेंटेन है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो रेट ऑफ बैकवर्ड के, जो रेट ऑफ बैकवर्ड है उसके बराबर है, ठीक है। लेकिन क्या किया हमने, इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ा दिया, हमने इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ा दिया। अब क्या होगा, अभी रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट की साइड कितने हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट की साइड मॉलिक्यूल्स कितने हैं, देखो एक मॉलिक्यूल्स तो ये रहा, देखो इसके सामने एक लिखा हुआ है ना, एक, और 3 ये रहे, तो इस तरफ मेरे पास कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल्स हैं। और प्रोडक्ट की साइड कितने मॉलिक्यूल्स है, मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है, देखो 2 इस तरफ मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल्स किसकी तरफ कम है बताओ, प्रोडक्ट की साइड। तो जब हम इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर चल पड़ेगी, क्योंकि इस डायरेक्शन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है, ठीक है। ऐसे ही करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई। देखो भाई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया मेरे पास ये है 2HI, यहां पर देखो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर है। अब क्या किया, इस रिएक्शन का प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो ये रिएक्शन है किस डायरेक्शन के अंदर जाएगी, इसके मॉलिक्यूल्स देखो, यहाँ पर मॉलिक्यूल कितने हैं, रिएक्टेंट की साइड 2 हैं, और प्रोडक्ट की साइड मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 ही है, एक तो ये और एक ये हो गया, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो दोनों तरफ 2 हैं, यानी कि इसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, ये ना तो फॉरवर्ड के अंदर जाएगी ना ही बैकवर्ड के अंदर, ठीक है। आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया मेरे पास PCl5 है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, क्या बना रही है, PCl3 और हमारे पास Cl2, ठीक है। यहाँ पर मोलिक्यूल्स कितने हैं, एक है, देखो एक मोलिक्यूल है ना, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो रिएक्शन किस में जाएगी, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इस तरफ कम है हमारे पास, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट रहता है, सबसे पहले तो ये समझो कि कैटालिस्ट होता क्या है। मान लिया मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन है, ए है प्लस बी है, ये क्या बना रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है सी प्लस डी। मान लिया मैंने एक जेड है, जेड है ये कैटालिस्ट है, ये इस रिएक्शन के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इस रिएक्शन की जो रेट है, ये स्पीड है, ये बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में इमेज बनवाते हैं, चलो मान लिया मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, एक बीकर है और इस बीकर में मैंने ए प्लस बी डाल दिया, ए प्लस बी डाल दिया, और एक मेरे पास दूसरा बीकर है, एक मेरे पास दूसरा बीकर है, इसके अंदर मैंने ए प्लस बी और साथ में मैंने जेड भी डाल दिया कैटलिस्ट, ठीक है। ये मेरे पास सोल्यूशन था ए प्लस बी का, ये मेरे पास ए प्लस बी साथ में जेड डाल दिया। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, ये रिएक्शन फास्ट चलेगी जिसके अंदर कैटलिस्ट डाल दिया, और ये रिएक्शन हमारे पास स्लो चलेगी, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। लेकिन एक बात ये ध्यान रखनी है, जो कैटलिस्ट है अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ा रहा है, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ा रहा है तो साथ में रेट ऑफ बैकवर्ड भी बढ़ाएगा, ठीक है। यानी दोनों रिएक्शन साथ में चल पड़ेगी, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ रहा है रेट ऑफ बैकवर्ड भी बढ़ेगा, ठीक है। और कभी भी कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है, न ही ये किसी के साथ रिएक्शन करेगा। ये क्या होगा, ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद में खुद बाहर निकल जाता है, ठीक है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो हम क्या कह रहे थे, तो ये कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट कर पड़ेगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा, जो हमारा इक्विलिब्रियम काफी देर बाद अटेन हो रहा था रिएक्शन के अंदर, वो जल्दी अटेन हो जाएगा, सिर्फ इस पर ये इफेक्ट पड़ेगा। तो कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बढ़ा देता है, जिससे जो इक्विलिब्रियम का जो टाइम है ना वो कम हो जाएगा, जल्दी से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात,
जो कैटालिस्ट है उसका जो अमाउंट है वो डिपेंड नहीं करता है। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट भी सफिशिएंट रहता है किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम अगर लार्ज नंबर ऑफ या लार्ज क्वांटिटी के अंदर की कोई भी कैटालिस्ट डालेंगे वो ज्यादा इफेक्ट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास ली चैटलियर प्रिंसिपल। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।